Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. Today, basically, सबसे पहले अब टर्म 2 के एग्जाम के लिए जो आप लोगों की प्रिपरेशन है फ्रॉम द वेरी बेस हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसमें अब अपना पैटर्न जो होने वाला है नेक्स्ट ऑन रिवीजन का, वो पैटर्न क्या रहेगा, मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी क्लास के अंदर जितने भी हमारे डेज हैं इन बिटवीन बिफोर द एग्जाम, हम लोग अपने सैंपल पेपर्स नंबर ऑफ, मेरे पास 7 सैंपल पेपर्स हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जिसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा आप लोगों के साथ शेयर करना, सर अब टॉपिक वाइज रिवीजन तो जो है वो तो साइड बाय साइड चलती रहेगी। वो तो क्या है कि जस्ट जितना टाइम हमारे पास होगा, चलो आज थोड़ा सा AS/AD का टॉपिक डिस्कस कर लिया, या बीच में नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, रादर देन चैप्टर वाइज करने की बजाय यहाँ पे अगर आप मेरे पास पूरी टोटल जितना सिलेबस आप लोगों के पास है अगर वो डिस्कस किया जाए ताकि दिमाग ऑल ओवर सारे क्वेश्चंस के अंदर जाए, तो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। एंड सैंपल पेपर सॉल्व करने का जस्ट मोटिव एक है, क्या कि आप लोगों को एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कौन से टॉपिक में से आएगा एंड ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, ये चीज आप लोगों की वेरी क्लियर होगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्लियर? तो ये चीज अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म 2 का जो CBSE के अकॉर्डिंग टू आपका सैंपल पेपर है वो क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? एंड प्लस आपकी क्वेश्चंस की जो वैरायटी है, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आपके पास आएंगे, प्लस कितनी वर्डिंग आप लोगों ने वहां पे राइट डाउन करनी है, ये आप लोगों का मेन पार्ट रहने वाला है। क्लियर? सो वन बाय वन ऑन स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, प्लस साइड बाय साइड जो जो डिस्कशंस होंगी, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होंगे, कुछ प्लस नए नए पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। क्लियर? तो मेरे अकॉर्डिंग टू 7 पेपर तो नॉर्मली जो सैंपल पेपर्स हैं हमारे, क्लियर, प्लस एक CBSE का टोटल आपके 8 एग्जाम्स हैं जो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने ही हैं। क्लियर? जिससे क्या होगा, ओवरऑल रिवीजन आपकी टॉपिक में रहेगी। प्लस मेरे अकॉर्डिंग इन दिनों स्टार्टिंग से अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक सो पहले आज मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करें, स्टार्ट करें, बिकॉज मैक्रो इज क्वाइट इजी देन दैट ऑफ इंडियन। एंड इंडियन के अंदर रिटेंशन आपको मेन चाहिए, क्योंकि वहां पे जितना भी डाटा गिवन है आपको थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एंड रिसेंटली अपन डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना एंड पाकिस्तान टॉपिक कंप्लीट करके आए हैं। क्लियर? अगर सिस्टमेटिकली चला जाए तो ये पेपर भी आप बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। बट सर नॉट लाइक अकाउंट्स। अकाउंट्स में तो इवन पैटर्न भी आपको क्लियर था कि ये टॉपिक इस नेचर का आपको वहां पे मिलने वाला है, कि जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह का ही न्यूमेरिकल मिलेगा। अब आप लोगों का जो पेपर है वो बेसिकली थ्योरेटिकल पेपर है, एंड थ्योरेटिकल के अंदर तुझे सिर्फ टॉपिक पता होगा, क्वेश्चन नहीं पता होगा किस तरह का है। क्लियर? अब जैसे मेरे को पता जी क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपने आप में डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना एंड पाकिस्तान के रिलेटेड आएगा, बट उसमें से क्या पूछेंगे ये अपने को नहीं पता। डाटा बेस्ड पूछेंगे या डायरेक्टली पूछेंगे ये अपने को नहीं पता। इसीलिए मुझे नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, सो दैट कोई 1 मार्कर 2 मार्कर जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो साइड बाय साइड आपके कवर होते रहे। आप लोगों का काम क्या है, आपने अपना घर जाके डायरेक्टली जैसा भी आपका कॉम्बिनेशन बनता है, मे बी शायद एक टॉपिक इंडियन का, एक टॉपिक मैक्रो का, या किसी का इंटरेस्ट रिलेटेड भी मैक्रो में ज्यादा है तो पहले मैक्रो को स्टार्ट कर लीजिए। आप अपने इंडिविजुअल डाउट्स एनी टाइम ले सकते हैं। क्लियर? सो ऐसा कोई आप लोगों के लिए नहीं है कि सर आज ये क्लास में डिस्कस होगा तो यही पढ़कर आए। आप अपनी प्रेपरेशन जिस सेंस में करना चाहते हैं वैसे करें। मेरा मेन यहाँ पे पार्ट रहेगा सैंपल पेपर्स को डिस्कस करना, प्लस कोई एक टॉपिक रैंडमली उठा के उसके ऊपर डिस्कशन करना। क्लियर? सो आप अपने डाउट्स लाइक किसी के AS/AD में डाउट्स होंगे, किसी के नेशनल इनकम में डाउट्स हैं, किसी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, आप एनी टाइम लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल पे, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। क्लियर? कुल मिलाकर यही 3-4 दिन है, एंड मेन एग्जाम आप लोगों का जैसे लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी आपका हो चुका, वन ऑफ द मेन एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स ही क्या है, पेंडिंग है। क्लियर? सो इस पे थोड़ा सा अच्छे से वर्क कर लेना,
परसेंटेज आप लोगों की बढ़िया बन जाएगी। क्लियर। सो विदाउट एनी डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो एग्जाम आएगा, पहले तो सर उसी का कॉन्फिडेंस लें कि अपने पास एग्जाम आएगा कैसे। क्या जी? अच्छा, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बात करूं, जो लेटेस्ट सीबीएसई ने टर्म 2 का सैंपल पेपर आपके सामने शेयर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे पास टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? 30 ना। जब एग्जाम अपने सामने खुलता है, कम से कम अपने को पता हो कि इस एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में से, एंड टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, ऑप्शंस कितनी आएंगी, ये चीज अपने लिए एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी बनती है। मेरे पास सर पूरे एग्जाम के अंदर 13 क्वेश्चंस हैं। मैंने इन 13 क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है, जो बेसिकली मिक्सचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा दोनों। टोटल एग्जाम मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है सर? 40 मार्क्स का है, 2 घंटे का आपका एग्जाम है, जिसमें से 22 मार्क्स की आप लोगों की क्या है? इंडियन, एंड 18 मार्क्स का आप लोगों का क्या है? मैक्रो। क्लियर। अब सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेपर के अंदर जो 5 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर वाले हैं, 5 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, एंड 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स ईच हैं। इवन लेंथ भी डिफाइंड है कि इतना आपने वहां पे लिखना है। एंड सर जितने वर्ड्स इन्होंने लिखे हुए हैं इतने बड़े आराम से बन जाते हैं, बड़े आराम से आपकी लेंथ बन जाती है, स्पेशली फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में आपको कॉन्सेप्ट ही ऐसा आएगा। मैं आपके लास्ट सैंपल पेपर्स को ही थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था कि जो पैटर्न आपको दिया गया, जो इवन क्वेश्चन भी डिफाइंड है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग है। पहले कहीं ना कहीं ये नहीं पता होता था जी फर्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आएगा, अब तो वो भी डिफाइंड है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम में से ही मिलेगा। इवन ऑप्शन भी जो आएगी वो भी कहां से मिलेगी? नेशनल इनकम में से। नेशनल इनकम मतलब न्यूमेरिकल नहीं सर, नेशनल इनकम के अंदर एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर तेरे पहले वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टार्टिंग की जो थियोरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ मिलाकर आप लोगों को वो नेशनल इनकम वाला पार्ट दिया गया। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे आपके पास डिस्कशन करूं कि सर मेरे पास जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो कैसे कैसे आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों का होगा, नाम इन्होंने क्या दे दिया? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देख सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन जो तेरे हैं वो नॉर्मली सर 5 तक, यहां तक 5 क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वो 2-2 नंबर वाले हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स ईच होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम प्लस नेशनल इनकम, मतलब इनमें आपके पास पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होगी? चॉइस, एंड चॉइस कंप्लीट मैक्रो में ही है। ये दोनों क्वेश्चन आपके किसमें से होंगे? मैक्रो में, और नेशनल इनकम वाले में से होंगे, एएसएडी वाले में से ये क्वेश्चन नहीं होगा। मैं अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं अपनी मैक्रो। पहला पार्ट वो नेशनल इनकम तक स्टार्टिंग वाला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्लस नेक्स्ट आगे नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल। और एक आपके टॉपिक्स हैं 3, एएसएडी, क्लियर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट डिमांड या एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, एंड मेजर्स टू कंट्रोल। क्लियर। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टोटल नेशनल इनकम में से ही मिलने वाला है। क्लियर। मे भी बहुत सिंपल से पॉइंट्स होंगे। क्लियर। लाइक आपसे पूछा जाए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में क्या फर्क है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, 2 सेक्टर मॉडल के रिगार्डिंग कुछ लिखकर बताएं। ऐसे बहुत बेसिक्स, इतना डीप रूट भी नहीं जाएगा कि अगर मैं आपको कह रहा हूं जी 40 मार्क्स का आपका एग्जाम है तो 40 का 40 आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर। लिटिल बिट कहीं ना कहीं उसकी कोशिश होगी इंडियन इकोनॉमी में हिट करने की। क्लियर। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्विस्ट करके थोड़े से इनडायरेक्ट वे से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना एंड पाकिस्तान का ही लगा, और उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या बनता है सर? वो है ही टॉपिक सारा कंपैरिजन बेस्ड है ही टॉपिक वो क्या केस स्टडी बेस्ड है सर। एक नॉर्मल सिनारियो, एक चार्ट, एक टेबल गिवन होगा, वहां से आपको रिप्लाईज देने होंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, बोथ बुक्स आपके पास होनी चाहिए जब आप ये सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस आपके नोट्स, जो चीज जहां से पढ़ी है, ताकि साथ के साथ एक बार उस पर स्क्रीनिंग कर ले सर ये लेटेस्ट पूछा गया। क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास से भी, इवन मैंने आज भी स्पेशली आपको कहा था, दोनों बुक्स प्लस जितने भी नोट्स या असाइनमेंट्स मेरी ओर से गई हुई हैं, सारा मटेरियल आप लोगों ने यहाँ पे लिखे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का किसमें से है? डिटर्मिनेशन ऑफ, ये आ गया देखो, सेकंड क्वेश्चन भी
टोटल आपका किसमें से है सर? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ASAD वाले। थर्ड क्वेश्चन में सर कोई ऑप्शन नहीं, थर्ड क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब पहले दो में तेरे पास ऑप्शन थी। और बढ़िया की चीज है, जो दोनों में से इजी लगेगा आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 सर, नो ऑप्शन। यहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी और ये प्योर ASAD वाले टॉपिक में से ही कवर होगा। अब वो लास्ट तक ASAD के 3 चैप्टर थे, तीनों में से कहां से आएगा ये कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम। इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपको कह रहा हूं थोड़े से एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि सर अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल गिवन था कि इस तरह का न्यूमेरिकल मिले। ऐसे ही यहाँ पे जो तो न्यूमेरिकल है वो तो क्लियर है कि सर ऐसा ही न्यूमेरिकल अपने को देखने को मिलेगा, बट जो थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरेटिकल में तो कुछ भी डाल सकता है ना वो। नेक्स्ट आगे सर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों का देख फिर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर ऑप्शन है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तेरे टॉपिक्स ऑप्शंस आएंगी तो उसी तो है, सैंपल पेपर ही तो पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये डायरेक्टली एग्जैक्ट पैटर्न है उसका। अकाउंट का सैंपल पेपर जो आया था और अकाउंट्स पेपर तो उसके क्वेश्चन शफल्ड थे। अरे शफल्ड होंगे बट जितने भी ऑप्शंस ये तेरे सामने पढ़ाना एज इट इज तुझे मिलेगा। क्लियर। अब करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी वाला कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट। अपने सिलेबस में 3 है, वैसे टोटल 4 चैप्टर हैं। क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ था, और एक लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना एंड पाकिस्तान। क्लियर। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना पाकिस्तान में से नहीं, 4 एंड 5 क्वेश्चन आपको पहले 3 टॉपिक्स में से मिलेंगे। कौन सा मिलेगा ये को क्लियर नहीं, मे बी एम्प्लॉयमेंट, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज अगले 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास कौन से आते हैं सर? अगले 5 भी आपके नंबर 10 तक आपके कौन से आते हैं सर? ये 3-3 नंबर। अरे पेपर ही बहुत शॉर्ट कर दिया लिटरली। अगर आपको प्रॉपर वे से पढ़ा हुआ हो तो 13 क्वेश्चन आपके कुछ भी नहीं है। 2-2 नंबर वालों को तो टाइम ही क्या लगता है, जैसे नॉर्मल अपा टेस्ट लेते हैं उसी पॉइंट से ही है। इसमें भी फिक्स सुन, 6th वाले में फिर ऑप्शन दी हुई इन्होंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में से, मतलब ये भी आपका वो स्टार्टिंग वाले मैक्रो के टॉपिक्स में से होगा। नंबर 7 ये आपका आएगा सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट या एनवायरमेंट में से, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 8, 9 ये थोड़ा पार्ट, हल्का सा पार्ट ये हार्ड बनेगा। क्वेश्चन 8, 9, जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है ये आपका कहां से कवर होने वाला है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, लास्ट वाला टॉपिक। और इसमें यूजली कौन सा आएगा? वो कंपैरिजन वाले बॉक्स गिवन होते, अलग अलग कंट्री का, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का डाटा गिवन होगा। वो आपने कई प्रोफाइल्स पढ़ी थी ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन, स्ट्रक्चर वाइज, उसमें से कोई एक गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग तो आपने क्या करके देना है? सॉल्व। हो सकता है शायद लिटिल बिट आपको पहले कुछ बेस गिवन हो, स्टार्टिंग कुछ लाइंस गिवन हो, आपको केस सा पढ़ना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट नीचे दिए गए क्वेश्चंस का रिप्लाई देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11, 10 एंड 11 ये भी सर आपका थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल मिक्स मिलेगा। ASAD के अंदर भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो MPC जो नॉर्मल हमने करे थे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, वो सारे अल्टीमेट इसके अंदर आएंगे। और यूजुअली यहां मुझे जो क्वेश्चन देखने को मिला, आप लोगों को वो जो टॉपिक पढ़ा था एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप कंट्रोल कैसे करते हैं। क्लियर। लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वही जो अपना टर्म 1 के अंदर था, बस एक्सेस डिमांड वाला टॉपिक या डेफिशिएंट डिमांड वाला टॉपिक यहाँ पे कॉमन देखने को मिला। आगे सर 12th नंबर जो है ये वाला सर आपके पास ये देख ऑप्शंस ही अल्टीमेट, ये आप लोगों का 5 मार्क्स में था, यहाँ पे तेरे पास ऑप्शन होगी। एंड लास्ट वाला ये तेरा लिटिल बिट हार्ड होने वाला है। 11th क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का, 11th भी 5 का है, 12th भी 5 का है एंड 13 भी 5 का है, जिसमें से सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है 11, 12 दोनों किसमें से होंगे? मैक्रो में से। दोनों किसमें से होंगे? मैक्रो में से। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर में एक जगह आ रही है, कहां पे? ये करंट चैलेंजेस, और ये भी करंट चैलेंजेस लिखा हुआ है। करंट चैलेंजेस में तेरा कौन आया? वो तेरे एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू पर वो नहीं आया, इंडो चाइना वाला, ठीक है ना, वो नहीं, और थोड़ा ज्यादा वेटेज ले लेता। क्लियर। तो कहीं ना कहीं अपने के लिए ये सारे पॉजिटिव थिंग्स हैं।
अब जब से ये पैटर्न आप लोगों का देखा है या सैंपल पेपर आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको एक माइंड मेकअप क्लियर होगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पहले करने। अगर वेटेज वाइज नॉर्मली बात करें, मैक्रो अगर आप लोगों की क्लियर है तो सर थोड़ी सी वेटेज इन दिनों इंडियन के ऊपर ज्यादा लगा दो। इंडियन को तो रेगुलरली आई थिंक सो 4 चैप्टर बढ़िया। वैसे अगर 2-2 चैप्टर्स करके भी पढ़ते हो एक एक दिन में, 2 दिन में आप अपनी पूरी तसल्ली के साथ पढ़ सकते हो। क्लियर। रही बात सैंपल पेपर्स की, ओवरऑल रिवीजन की, वो मैं यहाँ पे करवाता रहूंगा, उसमें कोई इशू ही नहीं। यहाँ पे कौन सा कोई लिमिट है कि जस्ट एक पेपर ही डिस्कस करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टोटल आपको बता दिए मैंने 8 पेपर्स आपके साथ क्या करने हैं, डिस्कस करने। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पेपर हमारा जो नॉर्मली सर यहाँ पे दिया गया है, अगर इसी में से कर लें, हमारा यहाँ पे भी तो है, ये राज सेम है वही। पढ़ो जी। टर्म 2 के अकॉर्डिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर जो इकोनॉमिक्स का सीबीएसई के अकॉर्डिंग गिवन है। क्लियर। हल्का सा लिटिल बिट एक्सप्लेन भी करता रहूंगा साथ साथ, प्लस आप अपना मटेरियल साथ में ओपन कर सकते हो। क्लियर। अभी स्क्रीन पर डायरेक्टली पहले देखो। क्लियर। हाँ, बाद में शेयर कर दूंगा सारी। देखिए सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फाइनल गुड्स में आपने क्या रीड आउट किया था सर? फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? वो गुड्स जो बेसिकली बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या कर चुकी हैं, क्रॉस कर चुकी हैं, जिसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू एडिशन होना पेंडिंग नहीं है। क्लियर। जो रेडी फॉर क्या है, नेक्स्ट ऑन कंजम्पशन के लिए प्रिपेयर। बट इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आपने क्या पढ़ा था सर? जो जिसमें वैल्यू एडिशन होना अभी पेंडिंग है। क्लियर। जो बेसिकली डायरेक्टली फॉर द एंड यूज नहीं यूज हो सकती, इनको नेक्स्ट आगे कुछ ना कुछ इनके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस करके देन इनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट सर ये अभी इंटरमीडिएट। एंड दोनों में से नेशनल इनकम के अंदर कौन सी काउंट होती हैं? फाइनल गुड्स काउंट होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी आपकी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होती। क्लियर। तो 2 नंबर के अंदर जैसा भी आप लिखना चाहो विद एग्जांपल। क्लियर। लाइक इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कहता सर ऑल दोस गुड्स वही which have crossed the production line are used for final consumption or investment are known as final goods like refrigerator, JCB machine, whereas intermediate goods are those which are used for further production or act as input in the production of final goods। मतलब जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए नेक्स्ट आगे क्या आती हैं, काम आती हैं, वो गुड्स कौन सी होती हैं सर? अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। कुछ एग्जांपल के साथ जस्ट एक एक लाइन, कोई फालतू नहीं लिखा उसने। 2 नंबर के अकॉर्डिंग कंटेंट ही उसने क्या करा, प्रोवाइड करा। वैसे भी डिफरेंस में अगर आप लिखना भी चाहते, चलो आपके पास है, आप सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, जैसा कि आपने नोट्स में पढ़ा हुआ है। क्लियर। वो अपने 2-2 3-3 पॉइंट्स, 3-3 तो कम से कम 3-3 पॉइंट्स बड़े आराम से कोट कीजिए। क्लियर। आफ्टर दैट देखो ऑप्शन में क्वेश्चन क्या आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पहली बात, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं सर? एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है? आप लोगों ने ये वर्ड सुना कहां पे होगा? ये हम लोगों ने वर्ड यूज किया था जीडीपी वेलफेयर में लिमिटेशंस के टाइम। अदरवाइज ये पॉइंट ऐसा है जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करता कि सर ये वर्ड कहां पे यूज किया होगा। पूरी मैक्रो में ये वर्ड एक ही जगह यूज किया गया है, वो आपका जीडीपी वेलफेयर की जो लिमिटेशंस आप लोगों ने लिखी थी, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ओपन करो बुक फटाफट जल्दी, मैक्रो की बुक ओपन करो, साथ साथ टैली करो ना कौन सा टॉपिक कहां से उठाया गया। मैक्रो की बुक या नोट्स आपके पास जो भी हैं, कॉपी में भी स्पेशल मैंने लिखवाई थी लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। उसमें सेकंड थर्ड पॉइंट या लास्ट पॉइंट देखो कौन सा है, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, जो रिसेंटली आपको क्लास दी थी मैंने, जो अपनी बुकलेट दी थी वो भी पढ़ी है। नहीं उसमें नहीं, जो नेशनल इनकम की नोटिंग आपको करवाई थी, या बुक के अंदर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर आपका लिमिटेशन का टॉपिक होगा चैप्टर 3 के अंदर। ये लिमिटेशंस के अंदर नंबर 4 पॉइंट आप लोगों का क्या था, एक्सटर्नलिटीज। क्लियर। सर वहां से ये वर्ड पिक किया गया। एक्चुअली 2 तरह की एक्सटर्नलिटीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। जैसे जीडीपी वेलफेयर के अंदर, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, जीडीपी वेलफेयर के अंदर आपने क्या कहा था सर? जीडीपी वेलफेयर के अंदर आप लोग सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हो, नेगेटिव इंपैक्ट को देखते ही।
आपने क्या कहा, जिस कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होगी उस कंट्री का जीडीपी रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, चलो मानते हैं सर कि जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतना उस कंट्री का डेवलपमेंट प्लस जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। बट आपने आई थिंक सो सिर्फ किस फैक्टर को ध्यान में रखा, सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव साइड को ध्यान में रखा। जो रिसोर्सेस को यूज करके जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, जो वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, जो लोगों के लिए बेसिकली अपने आप में डिजीज का कारण बन रहा है, वो इंपैक्ट तो किसी ने काउंट नहीं करा। वहां पे मैंने वर्ड आपको ये बताया था कि जीडीपी के रेट बढ़ने का मतलब हमेशा वेलफेयर नहीं होता, स्टिल लिमिटेशंस कुछ ना कुछ फिर भी होती होती। तो वहां से ये वर्ड पिक करा इन्होंने, कहते डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक चीज ध्यान दी, अभी तक जैसे फर्स्ट सैंपल पेपर है तो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में तुझे डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है दोनों में। ऑप्शन में भी क्या था, डिफरेंस, ऊपर भी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस। तो एक माइंड मेकअप तैयार करो, क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, अगर तो यही पैटर्न सब में मिला तो सर अपने को फिक्स है, मुझे इस तरह का पेपर मिलने वाला है। क्लियर, एंड उस अकॉर्डिंग टू ही क्या करो, प्रेपरेशन को। लाइक जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हीं में से पूछेंगे। लाइक स्टॉक एंड फ्लो, डिफरेंस तो वो भी बनता है, नेशनल इनकम वाले में से है। क्लियर, और आप लोगों का वो कौन सा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर, डेप्रिसिएशन एंड एक वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा एक हमने क्वेश्चन करा था, उसके बेसिस पे भी डिफरेंस बनता है। डिफरेंस तो हमारे पास बहुत है, तो वैसे ही पैटर्न आपको मिलने वाला है। क्लियर, पढ़िए एक बार। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द unintended benefits provided by the activities of an entity to the people who do not pay for it. For example, the construction of road in rural areas help the children to reach school early and save their time, though children don't pay for it. मतलब किसी के काम करने से, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, किसी के काम करने से जब दूसरों को बेनिफिट मिलता है विदाउट पेइंग फॉर इट, बिना पे करे। क्लियर, अब जैसे यहाँ पे रोड की एग्जांपल ली हुई, रूरल एरियाज में रोड बनना अल्टीमेटली वहां के लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा। जबकि वहां के लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया उस रोड को बनाने के लिए, बट सर कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो वो अपने आप में क्या, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। बट नेगेटिव वर्ड, वेयर एज negative externality refers to the unintended harms caused by the activities of an entity. सबसे बड़ा pollution। अब फैक्ट्रियां जितनी चलेंगी, फैक्ट्रियों का जितना वेस्ट है, जितना पोल्यूशन क्रिएट होगा, वो कहां पे जाएगा, सहना तो सोसाइटी को पड़ रहा है। पे तो किनको करना, पे इन द सेंस मैंने कोई पैसे नहीं देने, बट सर वहां से पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, नुकसान तो हमें पहुंचा रहा है, नुकसान तो हमें पहुंचा रहा है। तुम अपना फायदा कर रहे हो, अपने बेनिफिट्स कर रहे हो, और नुकसान किसको दे रहे हो, सोसाइटी को दे रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जो अपने आप में जीडीपी वेलफेयर की एक लिमिटेशन भी है। क्लियर, तो लिमिटेशन का फोर्थ पॉइंट आप लोगों का, जीडीपी वेलफेयर की लिमिटेशन का फोर्थ पॉइंट यहां पे पिकअप किया हुआ। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलो जी, साथ में देखो। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ये तो नंबर ऑफ टाइम्स अपन कर चुके हैं न्यूमेरिकल। फॉर व्हाट विच इज गिवन दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है। पहली बात, ऑटोनोमस कौन सी होती है सर, जो बेसिकली फ्री फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम होती है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ी थी, एक होती है ऑटोनोमस और दूसरी होती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड जो लेवल ऑफ इनकम से अट्रैक्ट होके इन्वेस्टमेंट की जाए, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और जो विदाउट फॉलोइंग द लेवल ऑफ इनकम, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव की जाए, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मींस इंडिपेंडेंट। क्लियर, और इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब डिपेंडेंट। चलो कोई बात नहीं सर। आई कुल मिला के इन्वेस्टमेंट, आई हमें गिवन है कितना, 500 करोड़। कंजम्पशन फंक्शन आपका कितना गिवन है, C इज इक्वल टू 100 प्लस कितना, 0.80y, 0.80y। अब यहां पे उसने आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आप कैसे निकालेंगे, बताओ जी।
कंजम्पशन फंक्शन क्या गिवन है आपको? कंजम्पशन फंक्शन कितना गिवन है? 100 प्लस 0.8y 0.8y। यहां पे तुझे हेल्प लेनी होगी, पॉइंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? अब देख मेरे पास तो वैल्यूज ही दो है, पहला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कंजम्पशन फंक्शन। और मुझे इतना पता है जी, मेरा एग्रीगेट डिमांड जो है वो सी प्लस क्या होता है, आई। और अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो यहां पे एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, एएस। बताओ एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एएस। एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस आई, सी प्लस आई। और एएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एएस के सी प्लस एस, सी प्लस एस। तो सर एक बात बताओ, कंजम्पशन तो दोनों में कॉमन, तो अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है, तो अल्टीमेट जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही आपकी क्या होगी, इनकम। तो इन सेविंग्स उतनी ही आपकी क्या होंगी, सेविंग्स। नीचे रीड कर देख सर, यहां पे इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो कंजम्पशन फंक्शन इज दिस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी है अपनी 500 करोड़। एंड इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें पता है AS इज इक्वल्स टू क्या होता है, AD, जिसको मैंने साइन क्या दिया, Y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। बताइए यहां तक क्लियर? अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां पे, Y इज इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी थी 100 प्लस 0.8y प्लस I कितना था 500। ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल ले दिया। अगर Y को इधर शिफ्ट करें, ये कितना हुआ 0.2y और ये कितना हुआ 600, तो y की वैल्यू 600 डिवाइड बाय 0.2 कितना हुआ सर, 3000 करोड़। 3000 करोड़। इक्वेशन ही सॉल्व करनी है नॉर्मली। हमने तो सिंपल एक वर्ड पिक करा, जिसको तो ये वर्ड समझ में आया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फिर तो सर नेक्स्ट आगे कुछ भी पॉइंट नहीं, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम पे आपका एएस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडी। एंड जहां पे एएस को दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, वाई। एएस को वर्ड हम यूज करते हैं वाई, एंड C प्लस आई हमें गिवन था, तो y की वैल्यू सॉल्व करनी है, दैट इज इतना सा पॉइंट। सेकंड न्यूमेरिकल साथ में गिवन है, कैलकुलेट द चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट क्या है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 0.8 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका कितना है सर 1000 करोड़। ये आपका किसमें से है, वो तेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में से। पहली बात, K का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। फॉर्मूला K की वैल्यू क्या होती है 1/1 माइनस MPC। तो यहां पे 1/1 माइनस 0.8 1/0.2 दैट इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। क्लियर? एंड सर एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, ये 5 टाइम्स आ गया आपका, K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा I, दैट इज चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों में से तेरे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है सर, एक तो K की वैल्यू है, अपन अभी निकाला 5 टाइम्स, इज इक्वल्स टू डेल्टा Y मुझे निकालना है, एंड डेल्टा I कितना था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000, डेल्टा Y इज इक्वल्स टू कितना होगा 5000 करोड़। मतलब ये वाला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल भी कौन से, तेरे एएस एडी वाले में से जो भी तेरे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल दो ही हैं, एक तो एएस एडी टॉपिक में और दूसरा तेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रिलेटेड है। एक एक न्यूमेरिकल पूछा गया विद ऑप्शन, जो दोनों में से सही बैठे आप कर सकते हो। हुआ क्लियर? ये नंबर ऑफ टाइम के क्वेश्चंस क्या होंगे, रिपीट होंगे, हर केस में क्या होगा, वैल्यू चेंज, पॉइंट यही होंगे। आगे चल नंबर थर्ड। अब देखिए इतना बड़ा इसने प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाया हुआ, अपन ने जस्ट ऑरली सॉल्व कर दिया ना, इसने प्रॉपर वे से प्रेजेंटेशन का पार्ट बना के सॉल्व किया हुआ। आगे नंबर थर्ड पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। थोड़ा सा
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट वे से पूछा गया, पॉइंट सिंपल पूछा। कहते हैं जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती है ना, जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती है, पीपल टेंड टू सेव मोर। क्या ये बात सही है? जैसे आप लोग एक वर्ड रीड आउट करते थे, सर अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट कंजम्पशन उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती जिस प्रपोर्शन से आपकी क्या बढ़ती है, इनकम। क्यों? जैसे ही लोगों के पास इनकम ज्यादा होनी क्या होती है, स्टार्ट होती है, सेविंग का प्रमोशन धीरे 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 बढ़ता रहता है। क्योंकि सर देखो, डिमांड्स तो आपकी पहले भी पूरी हो रही थी, डिमांड्स अब भी पूरी हो रही है। आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, यहाँ पे एक डायग्राम अगर आपको याद हो, ये आपकी कंजम्पशन कर्व, ये आपकी एएस कर्व, लेट इट बी क्लियर। ये आपकी क्या थी, एएस या वाई बोल सकते हो, इनकम कर्व, और ये कंजम्पशन। सर ये आपका जो पॉइंट था ना, ये कौन सा पॉइंट था, ब्रेक इवन। ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब सर जहां पे C इज इक्वल्स टू क्या है, Y, और S इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, क्योंकि जितना कमाया सारा का सारा खर्च। इससे पहले यहां पे C ग्रेटर देन क्या होगा, Y, जिसको मैं बोल सकता हूं सेविंग्स यहां पे क्या होंगी, नेगेटिव। और इस पॉइंट से ऊपर C क्या होगा, लेस देन Y, और आप कह सकते हो सेविंग्स आपकी यहां पे कितनी होंगी, पॉजिटिव। अब तेरे सामने, तेरे को तो डायरेक्ट उस पॉइंट पे ले गया। अब पढ़ियो नीचे क्या लिखा था उसने, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पढ़ना जी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ, निखिल पढ़ना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, Consumption, as the income of the consumer increases, the average propensity to consume falls and average propensity to save. ये सर ह्यूमन टेंडेंसी, ये बिहेवियर है नॉर्मली, कि जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं सर, इनकम बढ़ती है ना, आपका कंजम्पशन पैटर्न, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी डाउन जाती है, एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आप लोगों की क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर? यस, हेंस व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज लो, ये कॉमन है, जब पर्सन की इनकम क्या होती है, कम होती है, इन दैट केस सारा से सारा ज्यादा पार्ट तो मैक्सिमम किस में चला जाता है, कंजम्पशन में चला जाता है। अब जो बंदा मान लो सर खर्चा उसका कितना है जी, 80 रुपीज, क्लियर, कमाता ही कितना वो मान लो 60। अब 80 रुपीज तो उसके किस में जाते हैं, कंजम्पशन में जाते हैं। चलो 60 से 70 हुआ, 70 से 80 हुआ, या 80 से नेक्स्ट वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ना, उसका कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, एंड सेविंग्स का प्रोपोर्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? लाइक, बट व्हेन द इनकम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर नीड्स आर ऑलरेडी met। अपा सिंपल सा वर्ड ये कहते हैं, आपके पास अगर 2 पैसे इनकम ज्यादा आती भी है, कितना खर्च कर लोगे, कितने के एक्सपेंडिचर बढ़ा लोगे सर, कितनी कंजम्पशन बढ़ा लोगे, किस लेवल तक, एंड कब तक? क्योंकि आपकी डिमांड्स ऑलरेडी पूरी हो रही होंगी, खाना तो आप भी अच्छा खा रहे हो, सरवाइव करने के लिए बढ़िया पहन रहे हो, सब कुछ ओके है। तो अगर मान लीजिए आपकी कल को इनकम बढ़ती भी है, तो सर कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं बढ़ती, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग सेविंग करना क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो। जहां तुम कमाते ही कितना थे, 100 रुपया, और उसमें से भी मेजर पार्ट किसमें चला जाता था, कंजम्पशन करने में, तो वहां बचता भी क्या होगा, क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे बढ़ो जी। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 indicators that help in measuring the health status of a country। कंट्री का हेल्थ स्टेटस कौन से टॉपिक में से बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने हेल्थ वाला पॉइंट लास्ट में पढ़ा था, ओपन कर बुक फटाफट जल्दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़, वहां पे इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था कि हेल्थ इंडिकेटर्स में, अच्छा वर्ड क्या, स्टेट एंड डिस्कस दोनों, क्लियर? कर लीजिए ओपन। हेल्थ इंडिकेटर्स में से, यहां पे आपने ये रे हेल्थ एज इमर्जिंग चैलेंज, नो ये वाला नहीं, हेल्थ इंडिकेटर्स ये रे 270 में, ये रे एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ, जो ऊपर वाले थे। एसेंशियल इंडिकेटर्स में क्या आया सर, अगर
किसी कंट्री का लो डेथ रेट होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा, क्लियर, या न्यूट्रिशन लेवल्स क्या होंगे, हाई होंगे, या हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अरे वो तेरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला, वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो आपने पॉइंट्स पढ़े थे सर, अब आपने हेल्थ इंडिकेटर्स बताने हैं कि किसी कंट्री का अगर हेल्थ स्टेटस आपने चेकआउट करना है तो आप क्या देखेंगे सर, वहां का डेथ रेट जितना कम होगा। नंबर 2, न्यूट्रिशन लेवल्स लोगों के जितने ज्यादा होंगे, एवरेज एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अगर क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है या जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो जितना कम होगा उतना क्या होगा, बेटर। अब देखो इसने कौन से मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, उसने कोई दो कहा था, इसने कौन सा करा सर, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कम से कम क्वेश्चन तो क्लिक करे ना पहले कि पूछा कौन से टॉपिक में से क्या, तभी तो पेज दिखेगा वहां पे, याद आएगा कि हाँ सर। और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में तो जितने भी आपके ग्रीन या ब्लू बॉक्स गिवन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। इनको मत इग्नोर करना गलती से भी, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड बुक में से पढ़ाने का मोटिव यही था, मैक्सिमम पार्ट आपको यहां से मिलने वाला है, क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि सर अपने को ये वो पूछेंगे कंपैरिजन बेसिस पे पढ़ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंपेयर एंड एनालाइज द वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आप लोगों का टॉपिक पहले ही क्लियर है सर, आप किसकी बात कर रहे हो, वर्कर, तो तेरा टॉपिक ही जस्ट एक है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आपको याद हो, वो रूरल एरियाज के रिगार्डिंग हमने रीड आउट किया था कि क्यों रूरल एरियाज की वुमेन ज्यादा काम करती हैं, क्लियर, वहां पे वो पॉइंट्स हमारे पास आए थे। बट इनका एक रेशियो पढ़ना, नीचे क्या लिखा हुआ है सर, विमेन के केस में उसने कहा है रूरल एरियाज में कितनी है, चेक करिए, देख 17.5 एंड अर्बन एरियाज में कितनी है 14.2। आपने जस्ट इसका रिप्लाई देना, सिर्फ इसका रिप्लाई देना। देख बॉक्स इतना बड़ा दे गया, अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब सिर्फ है इस पार्ट से, क्योंकि उसने मुझसे पूछा ही क्या है, वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल, उसका वर्ड क्या था, कंपेयर करो एंड क्या करो, एनालाइज। अब इसका रिप्लाई देख इसने कैसे बनाया, हाँ जी पढ़ना। द डाटा इन द टेबल, participation of women in workforce is more in rural areas in comparison to urban areas. पहला पॉइंट सर, देखने से तो ये लग रहा है कि रूरल एरियाज की जो विमेन हैं वो ज्यादा काम करती हैं देन दैट ऑफ अर्बन एरियाज, क्लियर। उनकी रेशियो भी आप देख सकते हैं, एक 17 समथिंग है और दूसरी 14। कोई जरूरी नहीं है कि जो डाटा गिवन होगा वो तेरी बुक में से ही गिवन होगा, क्लियर। अब ये जो टेबल है शायद अपनी बुक में ना भी हो, तुम्हें तो जस्ट जो डाटा गिवन है तुमने उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है एंड एनालाइज करना है, अपना रिव्यू देना, बस बात क्लियर कि मेरे अकॉर्डिंग टू। और सर पॉइंट्स पक्का वही होंगे जो तुम्हारी बुक में से तुमने पढ़े, क्लियर। अब जैसे ही वर्ड आया रूरल के रिलेटेड अपना माइंड वहां पे गया, सर ऐसा टॉपिक पढ़ा, बट पढ़ा होगा तब माइंड काम करेगा, अदरवाइज स्किप है, खाली है सारा। पढ़ो जी, नेक्स्ट इज one reason for this may be, yes, maybe that the opportunities for unskilled workers are more in rural areas than in urban areas. बिल्कुल सर, अनस्किल्ड वर्क की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादातर रूरल एरियाज में काफी हैं, अर्बन एरियाज में इतना नहीं है। हायर पॉवर्टी लेवल इन रूरल एरियाज वन ऑफ द कोज, और सर मोस्टली पॉवर्टी में रहने वाले लोग, रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा है, जिसके कारण वुमेन को भी वहां पे क्या करना पड़ता, साथ मिलकर काम करना पड़ता अपने घर को चलाने के लिए। इसीलिए रूरल एरियाज की वर्किंग पॉपुलेशन में वुमेन ज्यादा है देन दैट ऑफ अर्बन एरियाज में, क्लियर। सेकंड, इन रूरल एरियाज, यस, female workers constitute of approximately areas 34% of the male workers, while in urban areas, अच्छा एक परसेंटेज निकाल के दे दी, एक परसेंटेज निकाल के दे दी, तेरे पास ये बॉक्स गिवन था ना कि ये 17.5 जो है ये 51.7 का कितना हुआ, मतलब सर ये भी तो फर्क है प्रपोर्शन का, कली रेशो का ही नहीं, प्रपोर्शन का भी फर्क है कि यहाँ पे देख, इसमें अर्बन एरियाज में 53 मेन वर्कर्स हैं और 14.2 फीमेल हैं, तो इनका अप्रोक्स इन्होंने क्या परसेंटेज दी है कि 27% अर्बन एरियाज में एंड 34% मेल पॉपुलेशन का फीमेल वर्किंग है। और ये प्योरली जस्ट कंपैरिजन है और इसके अलावा कुछ नहीं, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलिए, पढ़ो जी क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर
contributes to the economic development of the country. अब यहाँ पे तुझसे क्या पूछ रहे, क्वेश्चन बता पहले सिर्फ क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। तुझे क्या लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में से क्या पूछा गया? एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस? मेनली इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस लेकर आ, इन खोल फटाफट। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ओपन कर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट में देख, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंस ओपन करो, पेज नंबर, ये रेलेवेंस ये है ना, ये देख हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले ही हेडिंग क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 258, पहले ही हेडिंग क्या लिखा हुआ, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उससे भी तो ये पूछा गया, ओवरऑल व्यू पॉइंट्स। एक ना क्वेश्चन की सेंस पकड़ा करो, वो पूछ क्या रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, एडवांटेज पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पढ़ो, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ facilities such as hospital, educational institutions, roads, electricity, medium of communication and transportation। अरे तूने 5-6 तो पढ़े। दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल। इकोनॉमिक में कौन आते हैं? 3 PTC, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। सोशल के अंदर कौन आता है तेरा? बेसिकली सर एक एजुकेशन और एक है हेल्थ। अब पांचों की आपने क्या बता देनी है, साथ में इंपॉर्टेंस बता देनी है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को कंट्रीब्यूट करता है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही तो प्रोडक्शन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सारी जीडीपी ग्रोथ ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पढ़िए, ऑल दीज फैसिलिटीज इंक्रीज, यस, increase the productivity of the human resources of any country to a great extent. विद प्रोडक्टिविटी rises the input, investment, employment increases. आगे सारी चीज जो आप कॉमन, बस एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट अगर समझ पाओ तो। सर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सर आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, एंड एम्प्लॉयमेंट आएगी तो लोगों की लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो लेवल जो रेजिंग लिविंग लेवल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आप लोगों का, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फर्क क्या है सर? आपका कहते हैं सर यहाँ पे इन शहरों में, बड़े शहरों में सर लिविंग स्टाइल बड़ा अच्छी है। लिविंग स्टाइल अच्छे होने का कारण क्या है? यहाँ के लोगों की इनकम, यहाँ के लोगों की इनकम ज्यादा है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी बेसिकली सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आप लोगों का क्या होगा? राइज होगा। आगे बढ़िए। हेंस इट कैन बी सेड दैट infrastructure contributes to the economic development of the country. बस लास्ट वर्ड आपने क्या? नहीं, यस सर बिल्कुल, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो आपका टॉपिक था, ये तो प्योरली आपसे क्या पूछी गई थी? इंपॉर्टेंस, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताओ, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो क्या करती है? लीड करती है। क्लियर? चल आगे, नंबर 6 पॉइंट पढ़ो जी। Given valid reasons, which of the following will not be included in the estimation of national income of India। अगर आपके पास कॉपी है या बुक है, ओपन करो, हमने एक प्रिकॉशन, सम डूज एंड डोंट्स लिखे, करिए ओपन फटाफट, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देना जल्दी। एंड एक लास्ट में आपने लिखा था वो नेशनल रेजिडेंट्स या डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन, उसके बेसिस पे ये पॉइंट है। करो जल्दी फटाफट ओपन करो। अगर बुक है तो बुक में से ओपन करें, अदरवाइज आपको मैंने नोटिंग वहां पे लिखवाई थी। सबसे पहले पढ़ना जी क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ शेयर्स। बताना, जैसे कि सारे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, है कुछ ऐसा कुछ इन बातों में कुछ नहीं पढ़ा, नहीं मतलब एनसीईआरटी से पेपर आएगा तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कंसेप्चुअली नॉलेज होनी चाहिए, पेपर जहां मर्जी डाल दो तो भी सॉल्व है, ठीक है ना। जो आपका एक तो लास्ट में लिखा था, हाँ एक तो ये वाला, और एक डूज डोंट्स मैंने पहले लिखवाए थे। पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो जी। निखिल, purchase of shares of X Limited by an investor in the National Stock Exchange। अब जो शेयर्स आप लोग परचेज करते हो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर, जैसे नॉर्मली अपने शेयर्स परचेज करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से करें, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनते हैं? नहीं सर। क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे? सर ये तब बने थे जब पहली बार हमने परचेज करे थे, मतलब कि नहीं, शेयर्स के केस में स्पेशली सम डूज एंड डोंट्स में पढ़ लेना, डूज एंड डोंट्स में पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है शेयर्स
या सिक्योरिटीज के केस में नेशनल इनकम के अंदर हम काउंट नहीं करते, बिकॉज ये मियर पेपर ट्रांसफर्स हैं, इसमें कौन सा कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। सर नेशनल इनकम में तो तब इंक्लूड होता है जब अल्टीमेटली कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज क्या की गई हो, प्रोड्यूस की गई। बट शेयर्स परचेज करना, सेल करना, ये तो प्योरली अपने आप में क्या है, एक जस्ट मियर पेपर ट्रांसफर, पेपर इनकम है, तो सर ये कभी भी इंक्लूड नहीं हो। टॉपिक साथ साथ बता रहा हूं कि ये चीज आपको कहां मिलेगी, इसको जाके सर्च करना एक बार। एंड स्पेशली नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे सामने बैठने का तो फायदा है, अपना मटेरियल सारा उठा के साथ में लेकर आऊं, क्लियर, ताकि कम से कम साइड बाय साइड सारे टॉपिक्स देखते तो रहें कि अच्छा यहां से ये चीज आई। क्लियर हो कंसेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़, दूसरा क्या लिखा हुआ है, पहले इसका आंसर पढ़ ले एक बार, ये पढ़। द परचेज ऑफ The purchase of shares will not be included in the estimation of national income, as this is only the financial transaction and adds nothing in the production of goods and services. बिल्कुल सर, क्लियर। ये बेसिकली सर अपने आप में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सो ये कौन सा कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ ऐड अप करेंगी। एंड जो चीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड अप नहीं करती, वो नेशनल इनकम को क्या कंट्रीब्यूट करेगी, सर ये मियर पेपर ट्रांसफर है। एंड सेल ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज, ये कभी भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट इज ऊपर, अच्छा पहले तो तुझे पूछा गया था विच विल नॉट बी इंक्लूडेड, जो नहीं होंगे, एक रिप्लाई तो जा चुका सर, फर्स्ट वाला तो इंक्लूड होगा नहीं। दूसरा पढ़ना, सैलरीज पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी, जो कहां बनी हुई है, न्यू दिल्ली में, फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली में, टू द लोकल वर्कर्स। अरे फ्रेंच एम्बेसी में वैसे मोस्ट ऑफ द स्टाफ तो फ्रेंच वाले होंगे, साथ में लोकल स्टाफ भी तो होगा। तो वहां की एम्बेसी ने जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, साफ सफाई वाला, जो वहां पे मेड वगैरह रखी हुई है, उनको जो सैलरी दी, क्या वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। फ्रेंच एम्बेसी है, बनेगी सर क्योंकि वो एक तरह से उनकी, क्योंकि सर वो लोकल वर्कर्स जो हैं वहां पे काम बेशक कहां पे कर रहे हैं, फ्रेंच एम्बेसी में है, तो सर वो इंडियंस है ना। हमने तो सिंपल कहा था नेशनल इनकम का मतलब क्या है, जहां भी रह के कमाया हो वो पैसा नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा, अगर वो पर्सन इंडियन रेजिडेंट है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। यस सर, मतलब ये तो ओके सर, ये तो आएगा। आगे बता, कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, जैसे ये कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण सरकार क्या बांटती है, कंपनसेशन बांटती है, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। अब लोगों को पैसा मिल रहा है, अब असम में वहां पे क्या आई है, बाढ़ आई है, तो सरकार वहां पे जो लोगों को 50-50 हजार या 1-1 लाख या उनके घर बनवा के देगी, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। नो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही तो खर्चा है सर। दिस इज जस्ट अंडर इन द बोर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट्स हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। आज तक जितने न्यूमेरिकल तुम लोगों ने करे हैं, हमने करंट ट्रांसफर्स को कभी पार्ट बनाया ही नहीं, कहीं यूज भी नहीं हुआ सर, कभी यूज भी नहीं हुआ। पढ़ियो रीजन, पढ़ो। कंपनसेशन पेड बाय the government to the flood victims will not be included in the estimation of national income because this is just a transfer payment and adds nothing in the production of goods and services. मेरे अकॉर्डिंग जस्ट एक वर्ड आप अपने दिमाग में रख सकते हो सर, जो चीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमी में कुछ ऐड अप करे, इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड ऑन करे, वो तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, अदरवाइज। सर एक बात बताओ, ये विक्टिम्स जो नॉर्मली फ्लड के कारण गवर्नमेंट इनको क्या दे रही है, कंपनसेशन दे रही है, ये तो जस्ट एक मियर ट्रांसफर है, ट्रांसफर पेमेंट्स है, ट्रांसफर पेमेंट्स कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। ये मैं आपको पहले भी बता चुका जब मैंने नोटिंग लिखवाई थी, स्पेशल क्लास इस चीज के ऊपर हमने ली थी, नेशनल इनकम की रिसेंट वाली में, जो रिवीजन लेक्चर मैं आपको बता दूं, रिवीजन लेक्चर में जो मेरा लास्ट वाला पार्ट है वो कृपा करके दोबारा जरूर सुन लेना। और एक टॉपिक सम डूज एंड डोंट्स जो हमने पहले नोटिंग के अंदर कवर अप किए थे, वो भी आपके पास बैकअप सारा अवेलेबल है। ये वाला पार्ट तुझे इस क्वेश्चन में से ही मिलेगा। अगर जैसे नेक्स्ट अपन सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, अगर तो एज इट इज ऐसा कुछ ही मिलता जा रहा है, फिर तो सर पैटर्न फिक्स है,
हाँ बस ये है कि पॉइंट शफल करेंगे, बट इतना पता जी आएगा इसमें से ही आएगा। एनसीईआरटी भी क्या करेगी, कोई बुक भी क्या करेगी, जब इतना बढ़िया ब्लूप्रिंट आपको ऑलरेडी क्या कर दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया कि आना ही इसमें से। अब सेकंड पार्ट, इसका नीचे पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट द वैल्यू Estimate the value of nominal gross domestic product Hmm. to the hypothetical economy. the value of real GDP and price index are given as a simple सा point, GDP डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, या जिसको तुम वर्ड बोलते हो क्या, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। क्लियर? मैं यहाँ पे दोबारा आपको प्रॉपरली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्पेस कहाँ पे है, चलो इन्होंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है सर। एक तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ये रिवीजन करे भी काफी टाइम हो गया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। एक तो ये फॉर्मूला चलता है, इसी का एक वर्ड रिप्लेस्ड है थोड़े से, जीडीपी डिफ्लेटर, जिसमें फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट कौन से, करंट प्राइसेस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये ऊपर वाले वर्ड्स की ही रिप्लेसमेंट है, इनटू 100। अब मे भी शायद तुझे कौन से वर्ड्स गिवन हो, आप उसके अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज कर सकते हो। तुझे निकालना कौन सा है, सिंपल सी बात, निकालना कौन सा सर, हमें नॉमिनल वाला कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है, रियल गिवन है और एक प्राइस इंडेक्स गिवन है, तो तेरे सामने पड़े, ये रियल की वैल्यू पुट कर दो, प्राइस इंडेक्स की वैल्यू पुट कर दो, नॉमिनल जीडीपी निकाल दो। अगर तो ये आया, ये तो बिल्कुल ही आप लोगों के फ्री के नंबर, और ऊपर से ये 3 नंबर में आया हुआ शायद, 3 नंबर में है ही कुछ नहीं सर, बट 3 नंबर सर ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, प्रॉपरली थोड़ा सा वहां पे क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी देनी होगी। ये आपको पहले भी बता चुका, करने वाले नेशनल इनकम एक लाइन के अंदर भी कर देते हैं, प्लस माइनस ही करना है, बट सर उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको स्टेप वाइज प्रॉपर प्रेजेंटेशन वहां पे देनी। क्लियर? सो एक लेक्चर मेरा नॉर्मली नेशनल इनकम की रिवीजन के ऊपर श्योर होगा, वो जरूरी है। क्लियर? वो तो साइड बाय साइड चलता रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेन मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल वो आपको मिलना ही होगा। क्लियर? सो कोशिश करेंगे कल वाले पॉइंट के अंदर, कल वाले लेक्चर के अंदर, ये जो तेरे न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल को ही टेकअप कर लूं, ताकि नेशनल इनकम का पार्ट हो गया, वो तेरे AS AD वाले छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले जितने होंगे बुक के अंदर, सारे फटाफट डिक्टेट करवा के सॉल्व करो वन टाइम। क्लियर? ये भी नेशनल इनकम में से जस्ट एक ही पार्ट है, ये एक ही क्वेश्चन है। भी करा देना फिर न्यूमेरिकल किसके? ADAS के। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सारे वन टाइम में, मैक्रो के। ठीक है ना, वो तो नेशनल इनकम का फॉर्मेट तो बना ही पड़ा है, वो रिवीजन करवा के डायरेक्टली क्वेश्चन। थोड़ी आसान है, मैक्रो की ज्यादा आसान है। इंडियन में देखो पॉइंट कुछ नहीं है, इंडियन में थियरी आप लोगों की आसान है, वो जस्ट डाटा रिटेन करने के चक्कर में अपने को थोड़ा नंबर ऑफ टाइम रीडिंग लेनी पड़ती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, अगर एक बार सिंगल रीडिंग भी अच्छे से लोगे ना, कॉन्सेप्ट भूलने वाला काम है। और वहां पे मैक्रो के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो कौन से आते हैं, कंसेप्चुअली आते हैं। अगर तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो कुछ भी पूछ लो, कैसे मर्जी पूछ लो, आंसर तो वही आना। इंडियन के अंदर वैरायटी अलग अलग बन सकती है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई मान लो ये कंपेयर एंड एनालाइज बेसिस पे, ये ऐसे सीन्स ज्यादा बन सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7, ले आगे तेरा टॉपिक, ये आई थिंक सो हमने पढ़ा था, नंबर 7 अपना इंडो चाइना पाकिस्तान पे था। वही है, चाइना हांगकांग इंडिया डेवलपमेंट, वही सारी पूछी हुई है ना। ये देख, ये आपको हल्का सा अगर याद हो, चलो इन्होंने हेडिंग्स यहाँ पे ये वाले चेंज कर रखे हैं, अदरवाइज 5 पॉइंट्स के साथ तो हमने भी कंपैरिजन किया था जब डेवलपमेंट ऑफ इंडो चाइना एंड पाकिस्तान टॉपिक किया था। क्लियर? पेज नंबर आपका मैं अगर बताऊं, जिसमें पॉपुलेशन वाइज ये वाला, जैसे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे ना, पेज नंबर आपका 326 बुक के अकॉर्डिंग, 326 के अकॉर्डिंग, जैसा ये क्वेश्चन बना हुआ है ना,
ऐसा ही ये 326 पे देख रहे हो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स साइड पे नीचे, ऐसा ही एक ऑप्शन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से दिया हुआ। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कवर हो सकता है प्लस लास्ट वाले में भी कवर हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे वैसे सर ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में से, बट चार्ट में गिवन क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वाइज। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 30%, मतलब क्वाइट। साउथ कोरिया के बाद ना इंडोनेशिया, साउथ कोरिया के बाद अपना ही नंबर है। लास्ट में कौन, सबसे पहले कौन है? चाइना। क्लियर? थोड़ी सी कंपैरिजन बेसिस यहाँ पे जरूर करवाएगा। ऊपर पढ़ना जी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, स्टडी। Study the following information and compare the पहली बात economic- स्टडी, नॉर्मल आप अपना एनालाइज करें एंड कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ, स्पेशली किसका? इंडिया एंड किसका? सिंगापुर। फालतू दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इंडिया एंड सिंगापुर। क्लियर? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब फर्स्ट कॉलम देख रहे हो ध्यान से। तुझे क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूं कि अल्टीमेट क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। एम आई वहां पे पूरा बॉक्स देख के कंफ्यूज होना, पता नहीं क्या करना क्या नहीं। तुझे सिर्फ क्या कहा गया, हमें कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू को? सर एक तो फर्स्ट कितना है लिखा हुआ है 30, और एक सिंगापुर का कितना है 28। जस्ट दिस। मुझे अभी ये बाकी 4 पॉइंट्स के बारे में तो पूछ के ही नहीं गया। मुझे तो स्पेशली बेसिस गिवन था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो मैंने सिर्फ इतना करना। आप में से बहुत बच्चे क्या होंगे, अल्टीमेट कंफ्यूज होंगे, पेपर देखा नहीं पहले ही सर गया, पता नहीं सर बॉक्स में इतना कुछ दे दिया, हमने तो वर्ड सुने भी नहीं हुए, ये मोबाइल सब्सक्राइबर पीपल ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो उसने कौन सा पूछा है? आउट ऑफ सिलेबस। उसने कौन सा पूछा है? और अगर आ भी गया तो अल्टीमेट पहले ध्यान से रीड तो कर, रीड तो कर। जस्ट एक देख कंपैरिजन है, जरूरी नहीं है कि तेरे सिलेबस में हो, स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमी ओनली। यहाँ पे हम लोग भी स्टार साथ में लगा देते हैं कि कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन है जी, डिपेंड करता है मैक्रो का ईच एंड एवरी वर्ड तेरी बुक में से क्या होगा, कवर। कोई भी बुक, कोई बुक जो फॉलो कर रहे हो, ईच एंड एवरी वर्ड आपका क्या होगा, कवर्ड होगा। इवन स्टिल नोट्स भी कर ले, पढ़ लेते हो ना, नोट्स भी जो आपने करे हुए हैं वही अच्छे से पढ़ लो, गारंटेड है मैक्रो बाहर नहीं जाएगा। सर इसका कारण है ना, इंडियन इकोनॉमी में आपके पास लेटेस्ट पॉइंट्स बहुत आएंगे, कुछ ना कुछ टेबल उठा के कंपैरिजन बेसिस पे दे देना, लो जिसको कंपेयर करके। अब पढ़, इसका रिप्लाई देख। मेनली सैंपल पेपर पढ़ाने का मेन मोटिव क्या है? रिप्लाईज। आपने रिप्लाई कैसे देने हैं वो चीज को फाइंड आउट करो। याद करने के लिए तो आपके पास दिन भर पूरा काम है, घर पे आप लोग यही काम करेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे, डाटा ही पढ़ेंगे जो आपके पास गिवन है। मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा, पढ़ना कैसे है, रिप्लाई कैसे देना है, पेपर कैसे रीड करना है, ये चीज हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। आज तक हमने कॉन्सेप्ट पे ही जोर लगाया, अब थोड़ा सा जोर प्रेजेंटेशन के ऊपर, रीडिंग स्किल्स के ऊपर, पेपर को कंट्रोल कैसे करना, वो चीज लिखकर तो वही आना सर जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, जहां से कंटेंट आपने पढ़ा है, लिखकर तो वही आना। पढ़ो जी, नीचे पढ़ सर, साथ में एक सोर्स गिवन होगा व्हाटएवर। अब पढ़ नीचे, रिप्लाई देख, सिर्फ इंडिया एंड सिंगापुर और जीडीपी वाइज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना था अपना, 30% ऑफ जीडीपी, और सिंगापुर का कितना है 28%। रिप्लाई देख कैसी है, पढ़। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर as the percentage of GDP is the proportion of total output in the year which has been invested in the development of infrastructure in पहले the तो आ गया country. मीनिंग, ये क्या आ गया मीनिंग, वो जो तुम्हें बेसिस गिवन था। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि सर जितनी हमारी टोटल आउटपुट होती है, वर्ड लिखा हुआ ना, टोटल आउटपुट का कितना प्रपोर्शन, टोटल आउटपुट का कितना प्रपोर्शन आप लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रेशो वो है। पहले ये तो बता दो, आप डायरेक्टली कंपेयर करना स्टार्ट कर दे, पहले जो बेस है, कंपेयर का बेस है, वो तो बता दो कि सर इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे यहाँ पे टोटल आउटपुट होती है, उस टोटल जीडीपी का, उस टोटल आउटपुट का इतने % हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगाते हैं। आगे अब चल, वी कैन सी, अब एक लाइन फालतू क्या,
सर हमें टेबल देख के पता लग रहा है कि अल्टीमेटली इंडिया का कितने परसेंट है, 30%, और सिंगापुर का कितना है, 20। कोई काम का नहीं, नीचे। बट इफ वी सी, यस, But if we see other indicators in the table, we find the quality of life is far more better in Singapore. बट अगर अब वही ना, जब कंपेयर करने पे आएंगे, ये तो ठीक है आपका पॉइंट कि सर यहाँ पे अपना हम लोग अपनी टोटल जीडीपी का, अब हो सकता है दोनों की जीडीपी अलग अलग हो, जिसके कारण परसेंटेज आप लोगों की क्या आ रही है, अलग आ रही है। मैंने ये तो नहीं कहा कि दोनों का बेस सेम है। सर तुम्हारा जो 30% आ रहा है वो तुम्हारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इनका जो 28% आ रहा है वो इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। बट सर एक चीज बताओ, अगर मैं एज कंपेयर टू दूसरों के चेकआउट करूं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सोर्स अपने इंडिया में कितना है जी, 94, उनका कितना है, 100। अच्छा ये क्या थी, परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सेफली मैनेज्ड, मतलब कितने लोग सेफली मैनेज्ड यूज करते हैं। सर ये तो फिर सिंगापुर का ज्यादा अच्छा है। आगे सैनिटेशन सर्विस, वो अच्छी है, क्लियर। एंड अगर मोबाइल सब्सक्राइबर 100 पीपल की बात करें, वो ज्यादा है। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूं सर, आपकी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एमएल टन्स ऑफ, ये क्या लिखा हो लास्ट में वर्ड, ऑयल इक्विवेलेंट, ऑयल इक्विवेलेंट। सर वहां पे कंजम्पशन भी कम है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। फिर तो अल्टीमेटली सर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ऑयल कंजम्पशन, जैसे मान लो पेट्रोल तो डीजल कम- नेचुरल रिसोर्सेज कम जितने होना ज्यादा ज्यादा कम होंगे अच्छा। बढ़िया रहेगा, उनके पास उतने रिसोर्सेज ज्यादा है। अपने देख ले सीधा कितना आ रहा है, 809, क्यों, अपने पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, क्लियर। पढ़िए अब इसका रिप्लाई क्या कहता है, सर हम द मेन रीजन, ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अगर ये आ गया कि कंपेयर। हाँ बिल्कुल, जब आप तो पूछा 3 मार्क्स में, इन्वेस्टमेंट हाँ, क्या है। आप जब इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिप्लाई देंगे, तेरा रिप्लाई तो आ चुका कि इंडिया इज बेटर, बट कीपिंग इन माइंड द अदर फैक्टर्स, इज इट रियली इंडिया इज बेटर देन सिंगापुर। तो आंसर की एक्सटेंशन में लगेगा ना। आए ना, तभी एक्सटेंशन करिए उसमें। 3 मार्क्स में अगले को वही तो बता रहे हैं कि पहले अगले को ये बता जो तुझसे पूछा गया उसका मीनिंग क्या है, ठीक है सर। और एज फ्रॉम द टेबल, हमने जो वहां पे टेबल के अकॉर्डिंग टू करा, टेबल के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकल कर आया कि सर इंडिया का 30% ऑफ जीडीपी है और सिंगापुर का 28%। बट कीपिंग इन माइंड द अदर फैक्टर्स आल्सो, बट सिंगापुर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन, फार बेटर देन इंडिया। आगे बढ़, द मेन रीजन Of this difference are the vastness of the geography and the size of population of India, वो तो है ही है, which are मच हायर देन दोज ऑफ सिंगापुर। अगर आपको याद हो, इंडियन इकोनॉमी में आपको हर बार एक वर्ड जरूर बोलता हूँ, जितनी पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आपकी क्या होती जाएगी, डाउन, जो अपने आप में हर जगह कारण बनेगा ही बनेगा, क्लियर। आगे सर, इफ इंडिया हैज टू अचीव क्या बोला था? पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस करने वाले ज्यादा नहीं हो जाएंगे। अब लेट इट बी, जैसे हम कहते थे यहाँ पे सर पंचकुला भी बड़ा स्पेशियस लगता था, क्लियर, क्योंकि पहले नंबर ऑफ कार्स ही बहुत कम थी, हाउस कम थे, लोगों की पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन बढ़ी, अल्टीमेट ट्रैफिक बढ़ा, कार्स, नंबर ऑफ कार्स बढ़ी, सब कुछ अब कम। अब ये पंचकुला भी छोटा लगने लग गया, समझिए, चंडीगढ़ भी छोटा लगने लग गया। सर ये कारण क्या, क्योंकि पॉपुलेशन ही पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या करती है, डाउन। पहले पार्किंग की कोई फीस लगती थी क्या सेक्टर वाइज, अब क्यों लगने लग गई, क्योंकि सर कार्स बहुत हो चुकी हैं, एंड उनको मैनेज करने के लिए क्या लगा दी सर, पार्किंग फैसिलिटी लगा दी। लगाओ 10-10 रुपए, 12-12 रुपए पर्ची देंगे, अपने आप देंगे। ये पॉइंट्स है। अब देखो वो क्यों देनी पड़ी तुम्हें, वो पार्किंग फीस क्यों देनी पड़ी, जबकि वो शहर की ओर से क्या होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ का, कि यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज हैं। बट सर क्वांटम पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि हम भी कैसे मैनेज करें। दिल्ली में ओड इवन का सिस्टम क्यों लाया गया, पॉपुलेशन। ये चीज आगे बढ़िए, इफ इंडिया has to achieve better quality of life, it will have to pay towards controlling the size of population and quality of infrastructure at वो तो अपने affordable आप ही बढ़ prices. जाएगी, अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो जाएगी। कोई ज्यादा दूर नहीं है सर, अगर अपन नॉर्मली बात करें, हमारे इंडिया का जो लाइफस्टाइल है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट वन थिंग, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो अल्टीमेट सर आप जैसे मर्जी रिसोर्सेज को जैसे मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं, ये अपने आप ही डाउन आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, लोग डिमांड करनी बंद करते हैं। कोई अगर परचेज ही नहीं करेगा
तो अल्टीमेटली सर नेक्स्ट आगे जो लेवल्स हैं वो अपने आप ही डाउन। उल्टा हर बार जितना रेट बढ़ रहा है ना उससे ज्यादा तो कंजम्पशन बढ़ रही है। ये तेरे सामने पड़ा तो है 809, ये देख, ये ऑयल की एनर्जी कंजम्पशन ही है, ये सारी थिंग्स। आगे चल, नेक्स्ट इज, अब सर एक आपको 8 और 9 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना वो इंडो चाइना वाले में से आएगा। अब ये कॉमन क्वेश्चन के लिए आपको क्या गिवन है, एक केस गिवन, एक केस ये आपको रीड करना होगा एंड इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं 3 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स का पर्टिकुलर टॉपिक ये कहां पे, समझ गए पॉइंट? 6 मार्क्स का आपका ये थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होगा। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, ये जो केस इन्होंने गिवन है ये आपकी बुक के अंदर कंटेंट भी नहीं है, कंटेंट भी नहीं सर, इसको वर्ड बोलते सर ओपन। ओपन कहीं से भी ये कोई टॉपिक हाँ होगा इन्हीं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, इन्हीं इकोनॉमिक्स को उठाकर कोई ना कोई किसी पॉइंट को लेकर मन करे ये सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से दे दें, किसी ना किसी पॉइंट से आपको केस गिवन होगा एंड 8th एंड 9th आपने इसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करना। इसको बाद में डिस्कस करते हैं लास्ट में। सबसे पहले आगे नंबर 10 क्वेश्चन पढ़ना जी, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ non-monetary exchanges impact the use of GDP as an index of economic welfare. बिल्कुल, आप ये पॉइंट भी आपकी लिमिटेशंस अभी अगर ओपन होंगी, वहां पे एक वर्ड था कि नेशनल इनकम में सिर्फ वो एक्सपेंडिचर्स काउंट होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, मॉनेटरी वाले। अब जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं वो तो कभी आपने काउंट ही नहीं करे। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसको मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ रियल फ्लो ओनली, रियल फ्लो। क्योंकि मनी फ्लो तो कौन सा होगा जिसमें पैसा क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अब जिसमें पैसा फ्लो नहीं करेगा ये कहते हैं सर बताओ, एक्सप्लेन हाउ द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इंपैक्ट द यूज ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अब जितने तेरे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं वो तो नेशनल इनकम के अंदर काउंट ही नहीं होते, वो तो आते ही नहीं है। या फिर एक बार बताओ, अगर तुमने जीडीपी कैलकुलेट करा, जीडीपी कैलकुलेट करा, ये जीडीपी जितनी भी वैल्यू यहां पे शो कर रहा होगा, क्या वो गारंटी है कि वो सही होगा? क्या वो गारंटी है कि मतलब अल्टीमेटली जो वैल्यू है, एस्टिमेट लगा लो कि वो अपने आप में रिलायबल एस्टिमेट, आप उस पर रिलाय कर सकते हो? सर एक्चुअली इस जीडीपी में आपने सिर्फ कौन से काउंट किए होंगे, जो कौन से होते हैं मॉनेटरी। अब जो बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज तो वहां भी प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज तो वहां भी प्रोड्यूस हो रही है। अब अल्टीमेटली मान लो सपोज मैं आपकी शॉप पे गया, वहां से कुछ सामान ले आया और आप मेरे से क्या ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, ये तो बिल्कुल सर कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी हुई, बट एक्सचेंज तो हुआ ना। बट कौन सा हुआ, नॉन मॉनेटरी हुआ। एंड सर आपने तो कहा था जी नॉन मॉनेटरी तो जीडीपी में काउंट ही नहीं होते, पढ़े उसमें इम्पैक्ट पढ़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस लाइक the teaching by father to his children, हाँ, cooking by a mother for her family etc. are not taken into consideration while estimating the national income due to the inability in the correct assessment of value of such exchanges because these services take place out of love and affection and not for some commercial purpose. अब ये कौन सा कोई कमर्शियल पर्पस के लिए की गई? ठीक है, तूने मेरा काम चला दिया, मैंने तेरा काम चला दिया, बात खत्म। अपन एक दूसरे की डिमांड्स को क्या किया, पूरा किया, हमने कौन सा कोई कमर्शियल एंगल के साथ करा, समझ गए ना? तो सर इसको आप इंक्लूड कैसे करोगे, जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, लाइक मदर इतने टाइम से घर को संभाल रहे हैं, वो कुकिंग कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन सा पैसों के लिए कर रहे हैं, वो तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो उनकी वैल्यू को, उनकी सर्विसेज की वैल्यू को हम कैसे करेक्ट मेजर कर पाएंगे सर, वो तो मेजर ही नहीं कर सकते। आगे बढ़, दो, द नॉन इंक्लूजन ऑफ such non-monetary exchanges results in the अंडरलाइन underestimation मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब जो नेशनल इनकम की लिमिटेशन में भी पॉइंट आपने यही लिखा था। क्या सर ये लिमिटेशन पता क्यों बनती है? क्योंकि सर आप जो ऊपर वो जीडीपी निकाल के आए हो ना, वो रिलायबल नहीं है। उसके रिलायबल होने का कारण क्या है, क्या कारण है कि वो रिलायबल नहीं है? क्योंकि सर अंडर एस्टिमेशन है ना। बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे होंगे जो नॉन मॉनेटरी होने के कारण इस जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो आपने जीडीपी कैलकुलेट करके दी है वो अपने आप में रिलायबल है? हो ही नहीं सकता सर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के कारण। ये पक्का सर ये गलत है,
हाँ ठीक है, एस्टिमेशन वर्ड यूज कर लो कि एस्टिमेट इतनी हो सकती है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं ना जो आपने इंक्लूड ही नहीं करे होंगे ड्यू टू नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। क्लियर? चलिए आगे, नंबर 11, 5 मार्कर, पढ़ो जी। Monetary measures offer a valid solution to the problem of inflation gap in the economy. Hmm. State and discuss any two monetary measures to justify the. अब ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 5 मार्क्स में ये कॉमन क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है, जितने भी सैंपल पेपर देखे हैं, क्लियर, सब में 11 नंबर क्वेश्चन, मतलब वो तेरा फिस्कल डेफिसिट वाला जो था ना, या वो कौन सा था तेरा एक्सेस डिमांड या शॉर्ट डिमांड वाला, उन्हीं में से साथ में क्या पूछा जा रहा है, वो या तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, या क्या पूछा जा रहा है, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, बट आएगा इन्हीं पॉइंट्स में से। और ये टॉपिक ना जो आप अब आज डिस्कस कर रहे हो, ये सर्टेन तब होगा जब कल एक और पेपर आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, अगर उसमें भी सेम आपको क्वेश्चंस मिले तो सर हमारा माइंड मेकअप थोड़ा बनता जाएगा कि आपको ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। तो पहले इन्हीं कंटेंट्स को पकड़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम क्या है जी, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप, या इन्फ्लेशनरी गैप होता किसके कारण है, ड्यू टू एक्सेस डिमांड, ड्यू टू, अच्छा एक्सेस डिमांड क्यों होती है, एक्सेस डिमांड क्यों होती है, मनी फ्लो ज्यादा होने के कारण। अब अल्टीमेटली सर एक्सेस डिमांड मींस मार्केट में ऑलरेडी मनी का फ्लो क्या है, ज्यादा, हमें इसको क्या करना है, कम। देख मेजर दो थे, एक फिस्कल जो गवर्नमेंट पॉलिसी आप वर्ड यूज करते हो, बजटरी पॉलिसी, और एक होती है मॉनेटरी जो आरबीआई यूज करती है, वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेट एंड डिस्कस, स्टेट मतलब पहले तो ये ऊपर वाला एक्सप्लेन करो, एंड कोई दो मॉनेटरी मेजर्स को जस्टिफाई करो, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने। अब आपकी इच्छा है, इसमें से कोई दो मॉनेटरी मेजर आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। मॉनेटरी के अंदर इसने जैसे लिखा ओपन मार्केट ऑपरेशंस या रेपो रेट, यहाँ पे आपके पास और भी थे, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटेटिव थे। क्वालिटेटिव के अंदर क्या आया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुआजन, ठीक है ना, ये 3-4 पॉइंट्स थे। अब इनमें से कोई दो, बट करना थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लेन, क्योंकि 5 मार्क्स के अंदर है, हो सके तो पहले लिखकर बाद में एरोस डाल डाल के शॉर्ट में लिखते अपन, पहले तो पूरी लैंग्वेज लिख जो नॉर्मल लिखते हो, फिर बाद में दोबारा फिर शॉर्ट समरी, ठीक है ना, कि सर अगर ये रेपो रेट, इन्फ्लेशन है, मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, हमें क्या करना है, कम, तो रेपो रेट आपको क्या करने होंगे, इंक्रीज, रेपो रेट बढ़ाओ, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो एरोस दे दे के जो लिखते हैं वैसे एक्सप्लेन। कंटेंट दोगे, लिखोगे, मार्क्स आपको प्रॉपर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपके मार्क्स बेवजह काटे जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्लियर? सो ऐसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या था, जहां पे आरबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज सेल करने के लिए मार्केट में उतरती है। अब पैसा तो पहले ही ज्यादा हुआ पड़ा है, तो मैं उल्टा अपनी मार्केट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करूंगा, सेल करूंगा, ताकि तुम लोग खरीदो और मुझे पैसा दो, ताकि मार्केट में से पैसा बाहर किया। क्रक्स है सर, एक लास्ट बॉक्स हमने पढ़ा था जो रिवीजन के अंदर भी आपको दे चुका, इवन मैक्रो के, अगर आप लोगों का कई बार पढ़ने का नहीं भी मन है, मेरी रिवीजन क्लास ही दोबारा लगा के बैठ जाना, वही जस्ट सुनते रहना वर्ड टू वर्ड, आपके ऑलमोस्ट ऑल, और वो वेस्ट टाइम में लगाना, इफेक्टिव टाइम में नहीं है, पूरा तैयार हो गया फ्रेश माइंड से बैठ रहे हो वीडियो देखने के लिए, वो वेस्ट टाइम में लगाया करो, जहां पे पढ़ने का मन नहीं है, चलो कोई नहीं क्लास ही सुन लेते हैं, कुछ ना कुछ तो याद होगा। इफेक्टिव टाइम फ्रेश माइंड जब आपका होता है, तब कंटेंट बुक में से ही रीड आउट किया करें। क्लियर? यस प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग, लो जी नेशनल इनकम आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा 11 नंबर में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, 11 नंबर में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, 12 नंबर में 2 पार्ट है, एक 3 नंबर का और एक नीचे 2 नंबर का, हैव सी कंसेप्ट इजी। पढ़ना क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम है ना,
नेशनल इनकम कौन सी होती है, NNPFC। Net तो यहाँ पे अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तेरे सामने जो वर्ड्स पड़े हैं, 3 मेथड थे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों में से कौन सा डाटा गिवन है? डाटा किसका गिवन है? इनकम मेथड। अब ऐसे तो है नहीं कि दोनों का मिक्स करके देके जाएगा डायरेक्टली। इनकम मेथड का अगर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, अच्छा उसमें से निकल भी क्या आती है, NDPFC आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तेरे सामने तो बड़े सारे वर्ड्स। अब सर फिर भी नहीं आप करके आ रहे तो अल्टीमेट फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतने के Directly। जब ये 3 ही चाहिए होते हैं, इसके अंदर सब पार्ट्स क्लियर। जैसे स्टार्टिंग वर्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में थे 4 वर्ड। पहला पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा इन काइंड, तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड एक पेंशन ऑन रिटायरमेंट। 2 वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करते थे, ओल्ड एज पेंशन और इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉय का कभी पार्ट नहीं बनेगा, इंप्लॉयर वाला हमेशा प्लस होगा। अगर गिवन हुआ ना यहाँ पे इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन, वो कभी मत लेना। क्लियर। आगे वर्ड सर, आगे आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं 3 वर्ड, RIP, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर आते हैं 3 वर्ड, CDR। C मींस कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, क्लियर, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर। अब वर्ड जोड़ियो, रेंट एंड इंटरेस्ट आएगा सर, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, रुक पहले नीचे देख, प्रॉफिट तो नहीं गिवन, नहीं सर, तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट टैक्स से प्रॉफिट माइनस होता है ना, क्या चीज? कॉर्पोरेट टैक्स से प्रॉफिट माइनस होता है ना। ये प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। ये तो आपने ऐसे बोले प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, फिर वो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तभी तो नीचे वाले पार्ट्स में जाना पड़ेगा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। क्लियर। अब ये आ गया, रेंट एंड इंटरेस्ट इकट्ठा गिवन था, मिक्स्ड इनकम लास्ट में पड़ा। अब तीनों को प्लस करके जस्ट आपने क्या देना है, NDPFC निकाल के देना है। बट सर पक्का उसकी कोशिश होगी 3-4 वर्ड बीच में एक्स्ट्रा गिवन हो, जो कंफ्यूज करने के लिए होंगे। अब अल्टीमेटली अगर सारे वर्ड्स ही बता गया, मन कर तुम तो इकट्ठे उसको प्लस करके आ जाओ, खत्म। 4-5 वर्ड्स तो एक्स्ट्रा देगा कि कोई ना कोई गलती के चांस वहां पे मिले। क्लियर। अब नीचे देख, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड के बीच में क्या फर्क है? सर वैल्यू एडेड तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, सेल्स, अगर एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड। क्लियर। नहीं तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों में फर्क है। एक्सप्लेन करना 2 नंबर में इतना ही लिखेंगे। क्लियर। नीचे आ जा, ऑप्शन में दूसरा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट या फाइंड द नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड एट किस पे, क्या पूछ रहा है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकाल के देना? लास्ट में तो FC आएगा। नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड मींस NDPFC ही पूछ रहा आपसे। वैसे वैल्यू एडेड जो होती है वो क्या होती है, GDP MP वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की होती है। यहां पे आपको मेंशन था FC, तो मैंने FC कर दिया। वर्ड N नेट लिखा हुआ था तो मैंने N कर दिया। अदरवाइज अगर अकेला वैल्यू एडेड की बात करो, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, GDP MP। पूछा वही है। अब नीचे तेरे को जो डाटा गिवन है वो कौन सा गिवन है सर, प्रोडक्ट मेथड का गिवन है। प्रोडक्ट मेथड का अप्लाई करो, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना आंसर निकालो। पहला, सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर, ये तो सेल होगी। सेल मतलब वैल्यू ऑफ, बट साथ में वो भी तो देखना पड़ेगा वो चेंज इन स्टॉक तो नहीं है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर। परचेज ऑफ ट्रैक्टर, आपने ट्रैक्टर जो परचेज किया वहां पे। क्लियर। प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, कुछ गवर्नमेंट ने भी आपसे व्हीट वगैरह क्या करी, परचेज करी। जरूरी थोड़ा कि मार्केट में सेल करनी है, सरकार तो भी हमसे परचेज करती है। कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 50।
ये थोड़ी कह रहा हूं कि 68 का 6800 आपने सेल कर दिया। कहता जी 200 गवर्नमेंट ने लग करा, 50 आपने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक 100 रुपए मेरा खर्चा होता है, सब्सिडी मुझे कितनी मिलती है 20। अब मुझे निकाल के दो जी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा। तो यहां पे सबसे पहले चेक कर सर, यहां पे इन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल, क्लियर, प्लस प्रोक्योरमेंट जो किसने ली, प्लस जो कंजम्पशन आप बनाई तो है ही है, बनाई तो मैंने है ही है, चाहे मैं खुद कंज्यूम करूं या नेक्स्ट ऑन गवर्नमेंट करे या कोई बाहर की मार्केट करे, प्लस तो होगा, एंड प्लस जो सरकार की ओर से आपको क्या मिलती है, चलो सब्सिडी छोड़ो परे, वो तो लास्ट में भी डील कर लेंगे। अगर मैं पहले क्या निकालूं, NDPMP नेट वैल्यू एडेड, अगर मैं पहले क्या निकालूं नेट वैल्यू एडेड निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होता है NDPMP, और फिर तुम बाद में नहीं करोगे, MP से कहां पे जाओगे, FC पे, MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, सब्सिडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसीलिए इसने प्लस यहां पे पहले कर दिया। दोबारा पूछ लो क्या डाउट। सर ये ऐसा लग रहा है देखने से ना, वो मैं कर रहे हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल रहे हो। वही टाइप है हरकत हो। मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली अगर आप पहले NDPMP निकालते हो, बाद में NDPFC में जाते हो, तो भी तो यही करोगे। हमें इतना पता है MP से FC जाने के लिए आप क्या करते हो, माइनस NIT, माइनस NIT, और NIT ऑलरेडी माइनस में है, कल्ली सब्सिडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसीलिए उसने सब्सिडी पहले ही क्या कर दी प्लस, क्लियर। और एक्सपेंडिचर सर जो आपका मेंटेनेंस के ऊपर होता है वो कितना होता है जी आपका 100 रुपीज। पॉइंट ये था, ये जो ट्रैक्टर यहाँ पे परचेज करा, परचेज ऑफ ट्रैक्टर जो 5000 था, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा या नहीं, ये किसका है, मतलब पूरा किसका है, किसका है? क्या चीज, प्रोडक्ट मेथड, नहीं आएगा सर। ट्रैक्टर सर, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स कभी भी इंटरमीडिएट, ये कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर नहीं आती, क्लियर। सो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे 6800 में से ये माइनस करके, 1800 क्लियर, ये अपने आप में कैपिटल गुड्स हुई। आफ्टर दैट सर आपका टोटल नेट वैल्यू एडेड कितना हुआ 6970, दिस इज द थिंग। और गारंटेड बोल रहा हूं मोस्ट यहाँ पे 5000 को लेस करके आएंगे ही आएंगे, देख लो। और आपको भी जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई है वहां पे भी लिखा हुआ था, नंबर ऑफ टाइम हमने करा, परचेज ऑफ मशीनरी गिवन होता है। सर मशीनरी इज बेसिकली कैपिटल गुड्स, हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट नहीं होती, क्लियर, उसको सेपरेट रखना होता है। हाँ रॉ मटेरियल परचेज करा है वो जरूर यहाँ पे माइनस होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सीड्स ऑफ व्हीट के ऊपर खर्चा आया 3000, अब बीज जो आपने लिए 3000 का जो खर्चा आया वो तो सर इंटरमीडिएट है, फिर यहाँ पे 3000 क्या होता माइनस होता, अपने को गिवन नहीं था, सारी सेल प्लस करी या प्रोडक्शन प्लस करी, माइनस लास्ट में जस्ट वो आपका मेंटेनेंस का खर्चा, आपकी ओर से वैल्यू एडिशन कितनी हुई 6970। और एक नीचे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड से। अब वहां पे आप तो कुछ भी लिख सकते हो सर, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो बाहर से आ रही है, या प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा आ रहा है, इनकम फॉरेन से कोई भी हो सकती है। मेन तो 4 ही फैक्टर है अपने, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, कोई भी बना दो। मान लो मेरी फॉरेन में लैंड पड़ी है, वहां से रेंट आता है जी, लेबर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आती है, या नहीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, लैंड तो है, एंटरप्रेन्योरशिप मेरा फॉरेन में बिजनेस चल रहा है वहां से इनकम आती है, समझ गए ना। तो ये अल्टीमेटली क्या हुई, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे लास्ट इज नंबर 13 A एंड B, और ये आपका वही सर वो करंट चैलेंजेस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले में से क्या होगा, कवर होगा। पढ़िए किस वाले में, 13th वाले में ऑप्शन तो थी, या लास्ट में लिखा हुआ था, नहीं फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था शायद, या एक में लिखी हुई थी, 12th में तो थी, 12th में थी।
12th में थी अकेली, सिर्फ एक में है, दो में नहीं है, सिर्फ एक में है। ये दो पार्ट्स हैं इसके, एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा। ऑप्शन जस्ट मतलब लॉन्ग में, ये तेरे लॉन्ग क्वेश्चन है सारे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्लियर। स्टार्टिंग 3 नंबर वालों में, 3 नंबर वाले कहाँ है, ये रहे। 3 नंबर में एक ही बस, इसमें भी एक ऑप्शन है। ये ऊपर 2 नंबर वालों में ज्यादा है ना, इसमें ऑप्शंस आ गई 1 2 3, इसमें 3 ऑप्शन है। 3 वाले में ऑप्शन का है, ये देखना, और ये तो 2 वाले फर्स्ट वालों में से नहीं 2 3 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले में 6 में देखना, ये देख। अच्छा ठीक है क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट आगे कहाँ थे, लास्ट 13 खत्म करो। ये था ना, पढ़िए जी। पेस्टिसाइड्स आर chemical compounds designed to kill pests. Many pesticides can also pose health risks to the people even if exposed to nominal quantity, चाहे थोड़ा सा भी यूज करो, बट अल्टीमेट नुकसान तो नुकसान ही है। अब ये पेस्टिसाइड्स वाला आपने किसमें रीड आउट किया था, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, वहां पे पेस्टिसाइड्स को लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आई थिंक उसी में था शायद, नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग तो पहले वाले में था, वो तो रूरल वाले डेवलपमेंट वाले था। क्लियर, तो उसमें था। यहाँ पे सर बेसिकली 2 ट्रेडिशनल मेथड्स, ये एज पर बुक गिवन था, 2 ट्रेडिशनल मेथड टू कंट्रोल पेस्ट विदाउट यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर आर। एक तो कहा था जी बायो पेस्टिसाइड यूज करो एंड क्रॉप रोटेशन किया करो। क्लियर, ये बुक में एज इट इज आपके 2 ट्रेडिशनल मेथड्स गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट, अच्छा वो क्वेश्चन पढ़ना, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट सजेस्ट एनी, देख लाइन ऊपर जो मर्जी लिखी हो, ध्यान से सुन लो, लाइन जो मर्जी गिवन हो, ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना वो ध्यान से पढ़ना, ये सबसे बड़े हिंट होते हैं। मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखा हुआ था, लास्ट मुझसे क्या पूछा गया, स्टेट एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड बताओ फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड, ये क्वेश्चन है। ऊपर तो बनाया गया कि पेस्टिसाइड से ये नुकसान होते हैं, ये फलाना जो भी है, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, लास्ट लाइन थोड़ी ध्यान से रीड आउट करना, तेरा क्वेश्चन वहीं छुपा हुआ, समझ के पॉइंट। आगे, इन रिसेंट टाइम्स पढ़ो जी, The Indian economy has experienced the problem of कैजुअलाइजेशन, ये तरह उसमें एम्प्लॉयमेंट में कैजुअलाइजेशन मतलब जहां पे आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में, वर्कर्स में कैजुअल वर्कर्स की रेशियो जब बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कैजुअलाइजेशन। पक्के एम्प्लॉयज की जगह डेली वेजर्स को जब ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। दिस प्रॉब्लम हैज बीन एग्रीवेटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, लेटेस्ट डाल दिया। अब आप कहें जी हमारी बुक में तो कोविड-19 के रिलेटेड कुछ नहीं है, कैजुअलाइजेशन उसमें है ना, फार्मर वाले में ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो तो एम्प्लॉयमेंट वाले, मतलब वो ऐसे वर्कर्स हायर कर लेते हैं क्रॉप, जब उनकी क्रॉप नहीं उसमें नहीं, ये आपका उसमें है एम्प्लॉयमेंट वाले में कैजुअलाइजेशन टॉपिक है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, वो वाला। डू यू एग्री, पढ़ो। with the given statement discuss any 2 disadvantages of casualization of क्वेश्चन the तो ये workforce. पूछा, क्वेश्चन ये तुझसे पूछा गया, वो ऊपर लाइन बनाई गई उस टॉपिक तक लेके जाने के लिए। मुझे तो सर कैजुअलाइजेशन के 2 डिसएडवांटेजेस बताओ जो वर्कफोर्स में, मतलब ये कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर, अब इसने क्या काउंट करा, पहले सर आपसे क्वेश्चन पूछा था, डू यू एग्री, यस अग्री, कि इन रिसेंट ईयर्स हमने देखा सर देयर इज द राइज इन द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और उसका कारण क्या था, कोविड-19। लोगों को जॉब से निकाला गया, काम ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे थे अल्टीमेटली जिनका कुछ पक्का काम भी था ना, वहां से निकाल दिया गया एंड वो डेली वेजर्स की तरह क्या करने लग गए, काम करने लगे। सर्वाइव तो करना ही है। आगे नेक्स्ट इज, पढ़ो। It is happening due to increase of concentration of the wealth in hands of few people and governments indifferent attitude towards creating employment opportunities. Organized sector में कोई काम चल नहीं रहा, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रही, तो सर अल्टीमेटली ये तो देखने को मिलना ही मिलना था आपको। क्लियर, नेक्स्ट आगे, द कोविड-19 identifies the casualization. हाँ, Following are the following are the 2 disadvantages. Clear, number 1, the rights of, casual workers are not at par with those of regular workers under the labor वो आप law. पढ़ते नहीं, राइट्स वगैरह, उसके वेजेस वगैरह, जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनके वेजेस ज्यादा होते हैं और जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनके वेजेस कम होते हैं। क्लियर, यस, हेंस कैजुअल वर्कर्स आर नॉट कवर्ड। और दूसरी बात, इनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, सबसे बड़ा पॉइंट।
क्लियर। इनको किसी तरह की कोई जॉब, देखो मैं ये नहीं कह सकता ये क्वेश्चंस पढ़ के कि आपके बुक में से बाहर, ईच एंड एवरी वर्ड आप लोगों का बुक में से क्या है, कवर्ड है। बात सिर्फ ये है सिलेक्शन की, समझ आने की, कि जब तक क्वेश्चन तुझे क्लिक नहीं करेगा ना, तब तक तुझे यही नहीं पता लगेगा वो पूछ क्या रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज COVID-19 resulted in Resulted into the untimely deaths of many casual workers due to their low incomes. These workers were generally not covered by any, कोई इनको वही ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं. The untimely death of the casual workers left their families in the uncertain future, जो अपने आप में सबसे बड़ी कमी रही सर तो सर डिसएडवांटेजेस कंपनी की तरफ से थे कैजुअलाइजेशन वर्कर्स की ओर से, अच्छा कि वर्कर्स को क्या डिसएडवांटेज है कैजुअलाइजेशन होने का, उनको थोड़ी दिक्कत है. दूसरा फिर से समझाना सर एक LIC पॉलिसी, अब कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई इस COVID-19 के अंदर, उन बेचारों को कौन सा कोई फैमिली बीमा हो रखा था, कोई वहां पे कोई LIC उनके पास थी, कुछ भी ऐसा नहीं था. और ऊपर से सिंगल अर्निंग हैंड होते हैं, घर में अकेला मेंबर था वही चला गया जी, पीछे से कमाएगा कौन. तो ये सर मतलब अनसर्टेन फ्यूचर की ओर उनको ले जा चुका. यही तो पंगे होते हैं कैजुअल वर्कर्स की. आज काम है, कल हो या ना हो. वो आती है आजकल मैक्स लाइफ वालों की एड आती, बम्बन ईरानी देता है, ठीक है ना. नहीं मैक्स लाइफ वालों की कह रहा हूँ. अच्छा वो वहां पे क्या कहते हैं, अल्टीमेटली कहते हैं जी आज नौकरी है, कल हो ना हो क्या पता, कोई गारंटी थोड़ी है. साथ में प्लान की एड, आज ही अपनी सेविंग्स क्या करनी स्टार्ट करें, मंथली 5-5 हजार 10-10 हजार क्या करें, डिपॉजिट करवाएं. ये चलेगा सर, यही प्लान चलेगा. आने वाले टाइम में अल्टीमेटली सेविंग्स ही करनी पड़ेंगी. अगर सेविंग्स करेंगे तो नेक्स्ट आगे बचेंगे. और सेविंग छोटी छोटी अमाउंट से ही होती है. बड़ी अमाउंट इकट्ठी अगर सोच के बैठे कि सेविंग करेंगे, वो कभी नहीं होती. सर अभी गवर्नमेंट ने शायद वुमेन्स के लिए वो पिछला था 200 रुपए महीना, पता नहीं तो बहुत स्कीम्स हैं ऐसे, तो पता नहीं रोज ही कोई ना कोई नई स्कीम आती है इनकी. बट अल्टीमेटली ये कि 10 लाख तक की कैजुअलाइजेशन होने का मतलब क्या था, जब टोटल वर्कर्स में कैजुअल वर्कर्स की रेशो जो है रेगुलर एम्प्लॉय से कैजुअल वर्कर्स की जो रेशो वो अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. इतना श्योर है जी, सिंपल सी बात, अगर प्रॉपर मिस नहीं करोगे, वैसे ही 3-4 दिन ही अपने पास, कौन सा कोई बहुत बड़ा टाइम है. सैंपल पेपर जितने भी हैं यहीं बैठ के डिस्कस करवाऊंगा, ठीक. एंड वन डे बिफोर आपको वन टाइम में एक बार सारे PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा. आप लोग अपने लेवल पे अगर काम करना है तो कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए ऑफ योर चॉइस, जो आप पढ़ना चाहते हैं. क्लियर. मे बी शायद लेट इट बी, अगर मैक्रो में इंटरेस्ट अच्छा है तो मैक्रो बड़े अच्छे से रीड आउट करें. एंड डाउट्स एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं 1% भी. हाँ ठीक है, रिप्लाई मेरा थोड़ा सा लेट हो सकता है शायद, बट रिप्लाई जरूर आएगा. अदरवाइज आप अपने डाउट्स इकट्ठे करें, एक टाइम लें, आते जाते क्लास के टाइम जब भी आप अपने डाउट्स लेना चाहें ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नॉट एन इशू. बट ये सैंपल पेपर के थ्रू इतना श्योर है, अब आपने चाहे अभी बिना पढ़े आप बैठे थे, कम से कम स्टिल माइंड तो पूरी बुक में जा रहा था, ऑल ओवर सिलेबस में जा रहा था ना, कि कौन से टॉपिक में से. ये चीज हमें चाहिए, क्योंकि जब आप एक एक चैप्टर पढ़ते हो ना, तेरा दिमाग सिर्फ एक एक चैप्टर में ही रहता है. और एग्जाम में मुझे पूरी बुक में दिमाग को अपना लेकर चलना है, तो अल्टीमेट मुझे टोटल पेपर ही क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, रादर देन ईच एंड एवरी टॉपिक. अब इसमें आपको एक्सप्लेन तो सारा ही करना है, वर्ड टू वर्ड तो वही से चले ना, कि यहां से निकालो हुआ है, तो इससे आपका ओवरऑल रिवीजन क्या होगी, कवर अप होगी. इज दैट क्लियर. सो कल की जो अपनी टाइमिंग्स होंगी, कोशिश करूंगा मॉर्निंग टाइमिंग्स हम रखेंगे. क्लियर. मॉर्निंग नियर अबाउट 10-11 या जो भी होगा उसके आसपास, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सेशन मुझे भी चाहिए, तो जाके प्रॉपर वे से. एंड आफ्टर दैट आप भी अपना कंफर्टेबली आराम से उसके बाद आप अपना पढ़ भी सकते हो. क्लियर. जस्ट अ मिनट.